भारत माता की जय, भारत माता की जय। आंख बंद करके सब बच्चे कसम खाइए कि पूरे मन से पढ़ाई करेंगे, भारत देश के विकास में हमेशा सहयोग करेंगे। ठीक है, आज हम लोग आगे आ गए हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन के नेक्स्ट पार्ट पर। हम लोगों ने टू वेरिएबल एंड टू इक्वेशंस के क्वेश्चन को देखा था। अभी जरूरत कुछ और क्वेश्चन को देखने की है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन मान लीजिए ये है के एक्स प्लस 3y इक्वल टू 4 एक्स माइनस 2y इक्वल टू एम। मान लीजिए ये मेरे पास क्वेश्चन है और हमें कहा गया है के और एम को फाइंड करना है। नंबर फर्स्ट, इफ नंबर फर्स्ट नो सोल्यूशन, नंबर सेकेंड इनफाइनाइट सोल्यूशन, और नंबर थर्ड क्या है बोलो, यूनिक सोल्यूशन। ये तीन हमें दिए गए हैं पार्ट, जैसा कि होता है जनरली हर बार, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, और हमें के और एम की वैल्यू चाहिए। देखो, एक तरीका तो होता है कि जैसे मान लीजिए नो सोल्यूशन वाला केस क्या होता है। नो सोल्यूशन वाला केस होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये होता है हमारा नो सोल्यूशन वाला केस। इससे देखते हैं क्या मिलता है। a1 बाई a2 तो k बाई 1, b1 बाई b2 3 बाई माइनस 2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 तो 4 बाई m। ठीक है, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इससे हम लोग अपने क्वेश्चन को निकाल लेंगे। ये टू वेरिएबल और टू इक्वेशन के लिए ये वाले जो मेथड होते हैं ये सबसे अच्छे मेथड होते हैं, ध्यान देना है ना। ये a1 b1 a2 b2 वाले जो मेथड होते हैं ये सबसे अच्छे मेथड होते हैं। टू इक्वेशन टू, तो को ध्यान दो, जैसे वो ये भी कह सकता था कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, है ना, वो ये भी कह सकता था। तो अगर वो कहता मतलब नो सोल्यूशन की जगह अब हम पहुंच जाएं स्ट्रेट लाइन पर, 11 क्लास के स्ट्रेट लाइन में भी ये क्वेश्चन हमारे काम आएगा, है ना। 11 क्लास के स्ट्रेट लाइन में भी ये क्वेश्चन हमारे काम आएगा। जैसे नो सोल्यूशन की जगह वो ये कह सकता था कि लाइंस आर पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंट। क्योंकि देखो, अगर तुम m1 इक्वल टू m2 करते हो ना तो उसमें पैरेलल और कोइंसिडेंट दोनों शामिल होता है, ध्यान रखना। तो खाली m1 इक्वल टू m2 से बात नहीं बनने वाली। जैसे स्ट्रेट लाइन में आप पढ़ते हो तो कहते हो दो लाइंस पैरेलल हैं अगर उनके स्लोप बराबर हैं, लेकिन याद करो अगर दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो गई, एक के ऊपर एक हो गई, तब भी तो उनके स्लोप बराबर हो गए। तो इसलिए m1 इक्वल टू m2 में पैरेलल वाला भी आ जाएगा और कोइंसिडेंट वाला भी केस आ जाएगा। अगर ये कहे कि पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंट तो वहां पर ये ही लगाना हमारी मजबूरी होगी, ध्यान देना। मतलब ऐसा कहेंगे लाइंस आर पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंट। समझिए, लाइंस पैरेलल हैं लेकिन कोइंसिडेंट नहीं है, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि नो सोल्यूशन का यही केस होता है। तो चीजों को मिला करके जितना पढ़ेंगे उतना हम आसानी से सीखेंगे। जितना ज्यादा हम चीजों को मिला करके पढ़ेंगे उतना ही आसानी से सीखेंगे, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो ये मेथड सबसे अच्छा होता है टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल के लिए, a1 b1 a2 b2 वाला मेथड। बाकी हम लोग दूसरे मेथड भी देखो सीखे थे कि एक वेरिएबल को हटा दो, है ना। पिछले लेक्चर में देखो हमने सीखा था एक वेरिएबल को हटा दो, एक वेरिएबल में वैल्यू निकाल लो, फिर वो लीनियर वाला केस लगाओ, ax बराबर b वाला केस। ठीक है, तो उससे ज़्यादा अच्छा ही तरीका होता है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, इसको देखेंगे तो k आ गया माइनस का 3/2, और इसको अगर देखेंगे तो क्या होगा, देखो 3/-2 नॉट इक्वल टू 4/m। तो क्या होगा देखो यहाँ से 3m नॉट इक्वल टू -8, तो m नॉट इक्वल टू माइनस का 8/3। तो m ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, और k ऐसा होना चाहिए। तो सोचो m ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब m होना क्या चाहिए,
तो m की वैल्यू हो गई ऑल रियल नंबर्स माइनस दिस, यानी m जो है वो -8/3 को छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है ना, क्योंकि हमसे पूछा m क्या होगा, तो m इस वैल्यू को छोड़ करके सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग ने यहाँ पर निकाल लिया, k और m को बता दिया, नो सोल्यूशन वाला केस। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब होता है लाइंस आर कोइंसिडेंट, है ना। अब देखो फिर यहाँ पर m1 = m2 करने से काम नहीं चलेगा, ध्यान देना। अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो यहाँ पर a1/a2 सेकंड में क्या होगा बोलो, a1/a2 b1/b2 = c1/c2 होगा। तो यहाँ पर देखो इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू तो यही रहेगी, और देखो m की वैल्यू भी यहाँ पर -8/3 हो जाएगी, समझिए। तो इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये आ गया, m की वैल्यू आ गई -8/3, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब लाइंस दोनों कोइंसिडेंट है। मैंने बताया था एक्स वाई की इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो ये देखो अपना केस आ गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें यूनिक सोल्यूशन की, तो यूनिक में क्या होता है बोलो, यूनिक का मतलब क्या होता है, लाइंस इंटरसेक्टिंग है। लाइंस कैसी है बोलो, इंटरसेक्टिंग है। तो अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो उसका तरीका मैंने क्या बताया था बोलो, उसका तरीका मैंने बताया था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ बोलो, k/1 नॉट इक्वल टू -3/2, सॉरी 3/-2 नॉट इक्वल टू। तो देखो यहां से क्या हुआ, k नॉट इक्वल टू -3/2, मतलब k ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा अब देखो दूसरी बात, लेकिन m तो यहां से लिखना ही नहीं, m तो निकला ही नहीं, तो मतलब ये हुआ कि ये इस वाली कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब m की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, m कोई भी रियल नंबर हो सकता है, m बिलोंग्स टू r हो गया, क्योंकि m पर मतलब इस इक्वल टू c1/c2 पर डिपेंड ही नहीं करता, मतलब m कुछ भी होता रहे, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इसके c1/c2 के बराबर हो या नॉट इक्वल टू हो, दोनों केस में लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी और वहां पर यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो k की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, तो मतलब k होना क्या चाहिए, k होना चाहिए रियल नंबर माइनस दिस, है ना। k होना चाहिए रियल नंबर माइनस, क्योंकि k ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब k ऐसा हो सकता है, और m कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, m पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ये लाइंस हमेशा इंटरसेक्टिंग रहेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ये मेथड सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, ध्यान देना। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, यहाँ पर क्रेमर रूल की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ध्यान रखना, कंपटीशन में जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर अच्छा होगा क्रेमर्स रूल ना ही लगाएं, क्योंकि क्रेमर्स रूल लगाने से क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल में फंस जाएगा, क्वेश्चन काफ़ी लंबा चला जाएगा, है ना। तो आईआईटी में क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो बिना क्रेमर्स रूल के इस मेथड से ही हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझे, लिखो जल्दी से पहले इसको। ठीक है, और मैं आपके साथ हूँ, इस समय बज रहा है सुबह के 3:30। ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय स्ट्रेट लाइंस का टॉपिक। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं भजन गाऊंगा, भजन संध्या चलेगी, भजन मॉर्निंग चलेगी। सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम हाँ सत्यम शिवम। देखो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये बेटा सब टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में जरूर आता है, अक्सर आता है ना। 2x2 का मतलब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन वाला क्वेश्चन आईआईटी में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। देखो हम लोग अगला क्वेश्चन करें, फिर हमसे कहा गया कि मान लीजिए 2 इक्वेशन दिया गया है, k - 1 × x + 3y = 2 और माइनस का x + ky = 3। अब देखो दो जगह k है, k यहाँ भी है, k यहाँ भी, सेम वेरिएबल दो जगह है।
पिछले वाले क्वेश्चन में दो अलग अलग कांस्टेंट थे, दो जगह थे, यहां पर सेम कांस्टेंट दो जगह है। क्या कहेगा? कहेगा के बताइए इफ नंबर फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, नंबर सेकेंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नंबर थर्ड नो सॉल्यूशन। एक बात और ध्यान देना बेटा, जैसे कि मान लीजिए वो कहे कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट में ये दोनों आ जाएंगे। जैसे अगर वो कहे कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट का मतलब आपको दोनों चीजें लेनी पड़ेंगी। ध्यान देना, मैंने बताया था यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों ही केसेस में सिस्टम को हम हमेशा कंसिस्टेंट मानते हैं। और ये क्या होता है बोलो, सिस्टम क्या माना जाता है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अगर वो खाली कंसिस्टेंट कह दे तो समझ लेना आपको ये दोनों कंडीशन एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। भाइयों बहनों बोलो, बहुत मजे आ रहे हैं? मजे ले लो बेटा, HD सर के मजे ले लो बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा भी समय आएगा, परेशान मत हो, अपना टाइम आएगा। देखो अच्छा ध्यान रखना, अगर खाली कंसिस्टेंट कहे कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, इस बात को याद कर लो। बहुत सारे टर्म में बेटा हर टर्म ध्यान रखना पड़ता है। खाली कंसिस्टेंट कहे तो यूनिक और इनफाइनाइट दोनों बारी बारी से लेके चलना पड़ेगा। अच्छा अब देखिए, हाँ इनकंसिस्टेंट कहे तो नो सोल्यूशन वाला केस लेके चलना पड़ेगा। अब मैंने बताया था यूनिक का मतलब इंटरसेक्टिंग भी होता है, इनफाइनाइट का मतलब कोइंसिडेंट भी होता है ना। यूनिक का मतलब इंटरसेक्टिंग भी होता है, खाली इंटरसेक्टिंग भी कह सकता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब कोइंसिडेंट लाइंस भी कह सकता है। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस भी कह सकता है ना। तो कई सारी बातें यहाँ पर है। देखो पहला पार्ट देखें, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस तो क्या होता है बोलो, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। देखो ये ना A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये क्या होता है? ये होता है अपना यूनिक सॉल्यूशन वाला केस, मतलब पहला वाला केस। देखो इसको देखें तो क्या हुआ, k² - k नॉट इक्वल टू -3। ठीक है, k² - k नॉट इक्वल टू -3। देखो ये क्या हुआ, k² - k +3 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। समझे? तो देखिए आखिर ये 0 होता कब है, इसको 0 करके देखें। अब देखो ध्यान दो, इसको 0 करेंगे तो k निकालेंगे, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे। a कितना हो गया, इसमें 1 हो गया, b कितना हो गया, -1 हो गया, c कितना हो गया, 3 हो गया। तो k क्या हो गया, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो देखो k की वैल्यू क्या आ गई बोलो, इमेजिनरी आ गई, है ना। k की वैल्यू क्या आ गई बोलो, इमेजिनरी वैल्यू आ गई k की। मतलब ये 0 के बराबर कभी है ही नहीं, क्योंकि अगर इसको 0 के बराबर किया तो k कुछ नहीं मिला। इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा k बिलोंग्स टू R। क्योंकि देखो 0 करने से अगर k की वैल्यू कुछ मिलती तो इसका मतलब k की वैल्यू वो नहीं लेनी थी, क्योंकि एक्चुअली हमें नॉन 0 चाहिए था। और अगर 0 करके कुछ k मिलता तो उस k को R में से निकाल के बाहर कर देते, लेकिन यहाँ पर k इमेजिनरी मिला, इसका मतलब ये कभी 0 है नहीं। तो कभी 0 नहीं है, इसका मतलब 0 होगा, मतलब 0 कभी है ही नहीं, 0 के बराबर नहीं है। तो जब ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब R में से कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि एक्चुअली हमें नॉन 0 चाहिए। लॉजिक को समझिए, लॉजिक जानते हो ना, लॉजिक नहीं लॉजिक, लॉजिक को समझिए कि हम चाहते थे ये नॉन 0 हो, तो जब हमने 0 किया तो k कुछ मिला ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स आ गया।
तो पहले पार्ट का आंसर हो गया ऑल रियल नंबर्स। के कुछ भी होगा तो ये हमेशा कैसा होगा बोलो, यूनिक सोल्यूशन वाला केस होगा। तो इसको लिखो जल्दी से, अगला पार्ट करते हैं। तो देखो अलग अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर सेम कांस्टेंट दो जगह फंसा हुआ है ना। अब देखो ये सेम कांस्टेंट तीन जगह भी हो सकता था, ठीक है, तीन जगह भी हो सकता था बेटा सेम कांस्टेंट। तो खैर इस सवाल पर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये ऐसे ही रहता। लिखो जल्दी से। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी। देखो इनफाइनाइट क्या होगा बोलो, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, है ना। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। तो क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। देखो ध्यान दो, समझो क्या। अभी हमने देखा था कि अगर हम इसको बराबर करें, ठीक है ना, तो क्या होता है देखो, k -1 अपॉन -1 बराबर 3/k, तो k स्क्वायर माइनस k बराबर -3, k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 बराबर 0। तो अभी हमने देखा था यहां से k कुछ नहीं मिलता, यहां से k क्या मिलता बोलो, इमेजिनरी, ठीक है। तो यहां से k की वैल्यू क्या मिल जाती है बोलो, k की वैल्यू यहां से इमेजिनरी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इसको बराबर करें तो क्या होगा बोलो, 2k बराबर 9, तो k बराबर क्या हो गया, 9/2। तो अब जरा हम ये देखें कि आखिर इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो क्या इस सवाल का आंसर 9/2 हो गया, बोलो बोलो, सोचो। देखो ध्यान देना, ये बात बहुत जगह आएगी। अब यहां पर तीन चीजें बराबर हैं, तो हमें k की ऐसी वैल्यू चाहिए जो तीनों को बराबर कर दे। ये बात 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन में भी या कई जगह पर आती है। तीन चीजें बराबर हैं, तो तीन चीजें बराबर का मतलब हमें k की ऐसी वैल्यू चाहिए जो तीनों को बराबर कर दे। भाई देखो ये वैल्यू क्या करेगी, इन दोनों को बराबर कर देगी, लेकिन ये वैल्यू इनको बराबर नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनको बराबर कभी हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनको बराबर करने से हमारा k क्या आ रहा है, इमेजिनरी, मतलब ये दोनों चीजें कभी बराबर होंगी ही नहीं। अगर आप k बराबर 9/2 लोगे तो इससे ये दोनों बराबर होंगे, ये बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जैसे यहाँ से आंसर आया k बिलोंग्स टू 5, कोई रियल नंबर नहीं, आंसर क्या है, नो रियल नंबर। नो रियल नंबर का मतलब k बिलोंग्स टू 5, और यहाँ से k आ गया 9/2। अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कुल मिला के क्या हो जाएगा, k बिलोंग्स टू 5 ही हो जाएगा। सेट थ्योरी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, भाई देखो सब चीजें कनेक्टेड है, कोई नहीं पढ़ा तो ध्यान दो। एक है 5 और एक है ये 5 का किसी से भी इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर 5 ही आता है। 5 का किसी से भी इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर 5 ही आता है। तो ध्यान देना, अगर तीन चीजें बराबर हैं तो ऐसी वैल्यू लेनी होती है जो तीनों को बराबर कर दे, है ना। जैसे कि देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत समझना k बराबर 9/2 आंसर आ गया, मजा आ गया। तो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि इन दोनों को बराबर करके देखो k क्या आ रहा है, इन दोनों को बराबर करके देखो k क्या आ रहा है, और इंटरसेक्शन ले लो। इसका तरीका ये भी होता है कि पहले फर्स्ट सेकंड को इक्वल करो और निकाल लो वैल्यू, सेकंड थर्ड को इक्वल करो, वैल्यू निकाल लो, फिर जो दो अलग अलग वैल्यूज आई हैं उनमें देखो कॉमन क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। जैसे कि मान लो यहाँ से k के दो आंसर आते, मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो यहाँ से k के दो आंसर आते हैं 1 और 2,
और यहाँ से के का आंसर मान लो 2 आता, तो अब देखो दोनों में कॉमन क्या है 2, तो 2 हमारा फाइनल आंसर होता। अगर ऐसा होता यहाँ से के 2 आंसर आते और यहाँ से के का 1 आंसर आता, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या माना जाता, 2 माना जाता, क्योंकि देखो 1 2 और यहाँ 2, तो 2 दोनों में कॉमन है ना। अच्छा मान लो अगर ऐसा होता कि यहाँ से के की वैल्यू आती 1 और इस वाले से मान लीजिए मतलब इन दोनों को इक्वल करके के की वैल्यू 1 आती और इन दोनों को इक्वल करके के की वैल्यू 2 आती, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेते, फिर फाई आ जाता, क्योंकि एक में 1 है और एक में 2 है, 1 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं, आंसर 5। जैसे कि मान लो एक सेट में आप 1 ले लें और दूसरे सेट में आप 2 ले लें और हम आपसे कहें ए इंटरसेक्शन भी निकालोगे तो क्या बनेगा, 5 ही बनेगा, क्योंकि कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है। तो एक तरीके से सेट की भाषा में यहाँ पर सोचते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह का तरीका ये होता है, जब 3 चीजें बराबर होती हैं तो फर्स्ट सेकंड को लेकर के वैल्यू निकालो, सेकंड थर्ड को लेकर वैल्यू निकालो, जो उन वैल्यू में कॉमन वैल्यू होगी वही आपके सवाल का फाइनल आंसर होगा, क्योंकि वही उन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो लिखो ध्यान से, इनफाइनाइट सोल्यूशन का ये आंसर यहाँ से आया, ठीक है। तो ये सब हटा देते हैं हम, तो हमने आपको एक्स्ट्रा समझाया था, तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया 5, ठीक है। अच्छा, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रिज बाला, बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रिज बाला, ग्वाल बाल एक 21। चलो कर तीसरा वाला पार्ट नो सोल्यूशन करते हैं बेटा। तो नो सोल्यूशन में क्या होगा बच्चों, A1 अपॉन A2, ठीक है, इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, ये होता है नो सोल्यूशन वाला केस, मतलब लाइंस के पैरेलल वाला केस, मतलब पैरेलल नॉट कोइंसिडेंट, पैरेलल एंड नॉट कोइंसिडेंट, ठीक है। क्योंकि ऐसी पैरेलल लाइंस चाहिए जो केवल पैरेलल हैं लेकिन कोइंसिडेंट नहीं है। ये क्वेश्चन आईटी ने बेटा एक बार पूछा हुआ है, ये आईटी ने कॉलम 1 कॉलम 2 करके ये सवाल पूरा पूछा हुआ है। कोई भी जो थ्योरी में तुमको पढ़ा रहा हूँ बहुत अनुभव से पढ़ा रहा हूँ बेटा, ध्यान देना, ये अनुभवी आदमी की थ्योरी है। इसमें क्या होगा, कम पढ़ के बहुत सी चीजें एक साथ क्लियर होंगी, वरना यहाँ पर सिलेबस का कोई और छोर नहीं है, घूमते रह जाओगे, सिलेबस का था पता नहीं चलेगा। तो अगर अच्छे से पढ़ना है तो HD मैथमेटिक्स को पढ़ना ही पड़ेगा, गारंटी मान लीजिए। इससे अच्छा कोई ऑफलाइन क्लास भी पढ़ा ही नहीं सकती, मैं कंफर्म बता रहा हूँ आपको। और ये सब आपको फ्री मिल रहा है, फ्री 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 देखो, तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। देखो इन दोनों को लेंगे अगर हम, तो हमेशा की तरह k स्क्वायर माइनस के बराबर -3, k स्क्वायर माइनस के प्लस 3 बराबर 0, तो आंसर आएगा 5, ठीक है। और इन दोनों को लेंगे अगर हम, तो क्या आएगा 3/k नॉट इक्वल टू 2/3, तो 2k नॉट इक्वल टू 9, तो k नॉट इक्वल टू 9/2। तो यहां से k की वैल्यू क्या आई, यहां से k की वैल्यू आई r माइनस 9/2, ठीक है। क्योंकि k नॉट इक्वल टू 9/2 है, इसका मतलब k 9/2 के अलावा कुछ भी हो सकता है, बात समझो। तो k अगर 9/2 के अलावा कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब k हो गया r माइनस 9/2। और ये कह रहा है कि 5 होगा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, है ना। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो यहाँ पर बेटा लिया जाए, तो ये है 5 और ये है r माइनस दिस, तो इनका फाइनली इंटरसेक्शन फिर से 5 हो जाएगा, मतलब इसका भी आंसर आ गया नो वैल्यू ऑफ k, ठीक है, नो वैल्यू ऑफ k, क्योंकि 5 का इंटरसेक्शन किसी से भी लोगे तो आंसर 5 ही आएगा। क्योंकि समस्या ये बेटा, ये दोनों कभी आपस में बराबर ही नहीं है।
तो जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं, आप के को कुछ भी लेते रहिए, ये दोनों बराबर नहीं है, तो फिर अपना ये वाला केस लग नहीं पाएगा, लाइंस कभी भी पैरेलल हो ही नहीं सकती। बात समझे? तो ये टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल के बारे में जो भी क्वेश्चन पॉसिबल थे, ये मैंने आपको समझा दिए कि टू इक्वेशन टू वेरिएबल। अब देखो इसमें भी टू इक्वेशन टू वेरिएबल में भी हम क्रेमर्स रूल लगा सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में क्रेमर रूल ही पढ़ेंगे, लेकिन टू इक्वेशन टू वेरिएबल को करने का यही मेथड ज़्यादा अच्छा होता है, A1 B1 A2 B2 वाला। और अच्छी बात होती है ये 11 क्लास के स्ट्रेट लाइन में भी ये मेथड चल जाता है। ठीक है, दो टॉपिक में सेम मेथड यहाँ पर कवर हो जाता है। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से बच्चों, ध्यान से।